जब आरव ने ये बात कही तब समीर थोड़ा सा हैरान हो गया था, पर फिर उसे याद आया कि आरव तो ऐसा ही था। उसकी पर्सनैलिटी, उसका ऑरा, उसका लाइफ जीने का स्टाइल सब कुछ ऐसा ही था। तो फिर वो शादी करता या नहीं करता इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। उसके जीवन में बस यही हुआ कि शादी करने के बाद उसे अपने साथ एक पार्टनर मिल गई जो शायद कहीं ना कहीं उसके जैसी ही थी। क्या तुझे जानवी अरोड़ा के पास्ट के बारे में सब कुछ पता है? मैंने आज तक तुझे कभी उसके साथ इंटरेक्ट करते नहीं देखा। तभी मैं सोचूं जब मैंने रजत से सारी बातें पूछी तो उसने कुछ बड़बड़ाते हुए बात क्यों खत्म कर दी। उसने मुझे कुछ भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। इट्स ओके इफ यू वांट टू गेट मैरिड, लेकिन तुझे उसका बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए एटलीस्ट। अगर तू बोले तो मैं उसे इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ। तेरे घर के बड़े जिन्होंने भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया है वो बेशक उसके पास्ट को ना जानते हो, बट तेरा जानना तो जरूरी है। उसको बीच में बोलते हुए आरव ने टोक दिया। बस कर, बहुत हो गया। उसने अपनी नजरें उठाई और अपने दोनों दोस्त राज और समीर की तरफ देखा जो उसके बगल में ही खड़े थे। उसकी आंखें अभी भी बिल्कुल शांत थी, लेकिन उन शांत आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे। मैंने उनके साथ अपना दिल जोड़ दिया है और इसीलिए उनसे शादी भी करी है। जिस पल हमने कोर्ट में पेपर पे साइन करे उस पल से हम दोनों की जिंदगी एक नए पड़ाव से शुरू हो गई है। बीते टाइम में जो हुआ उससे ना मुझे कुछ फर्क पड़ता है ना उन्हें कुछ फर्क पड़ता है। मुझे अपनी वाइफ के पास्ट के बारे में अब जानने की कोई जरूरत नहीं है। हुआ होगा कुछ भी उनके पास्ट में, आई डोंट केयर। व्हाट आई केयर नाउ इज कि वो मेरे साथ है। उसने अपने दोस्तों से नजरें हटाई और चुपचाप अपना काम करने लगा। 2 मिनट बाद उसने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, जानवी ने भी आज तक मुझसे मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पूछा, तो मैं कौन होता हूँ पूछने वाला। आरव के कहते ही दोनों के चेहरे हैरानी से खुले के खुले रह गए। उन्होंने देखा कि उसने ऑलरेडी कुकिंग स्टार्ट कर दी है, तो अब वो उसे कुछ बोल भी नहीं सकते थे और उन दोनों की आंखों में एक हेल्पलेस स्माइल थी। ये पहली बार था उनके जिंदगी में जब उन्होंने आरव को किसी इंसान के लिए इतना प्रोटेक्टिव होते हुए देखा। वो भी ठीक है, लेकिन प्रोटेक्टिव हो रहा था तो एक लड़की के लिए जो उनकी नजरों में उतनी आउटस्टैंडिंग भी नहीं थी। लेकिन उन्हें ये फीलिंग तो जरूर आ गई थी कि जानवी अरोड़ा का ऑरा, उसकी पर्सनैलिटी आरव से बहुत सिमिलर है। उसकी नजरों में भी वही खालीपन था, उसकी आंखों में भी जिद थी कुछ कर जाने की। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे के साथ रहते रहते, एक दूसरे के बदन संभालते, एक दूसरे के साथ सैक्रिफाइस करके सब बहुत अच्छे से समझने लगे थे। क्या थी ये जानवी अरोड़ा? किस तरह की लड़की थी? बस यही सब सवाल उन दोनों के मन में चल रहे थे। ये देखते हुए कि आरव इस बारे में और बात नहीं करना चाहता है तो राज और समीर ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। उन दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी और उसको सोचते हुए उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर हम क्या कह सकते हैं। हमें तेरी चॉइस पर बहुत ट्रस्ट है और हमारी तरफ से तू जिंदगी में जो करेगा उसके लिए तुझे वेल विशेष ही मिलेंगे। वी होप जो कदम तूने उठाया है वो तेरी लाइफ का बेस्ट कदम हो। अच्छा ये सब छोड़, ये बता तू शादी कब करने वाला है? हर लड़की के अरमान होते हैं धूमधाम से शादी करने के, तो सिर्फ कोर्ट मैरिज से तो नहीं चलेगा। राज ने आलू छीलने का काम खत्म कर दिया था और वो प्लेट आरव के हाथों में देते हुए उसने ये सवाल पूछा। आरव जो अब तक उनकी बातों से परेशान हो गया था, अब फाइनली थोड़ा शांत हुआ और कहा, अभी तो हम बहुत बिजी हैं तो इतनी जल्दी तो नहीं होने वाली, बट जैसे होगी हम तुझे बता देंगे। जानवी कुछ बॉटल स्टोर रूम से वापस लिविंग रूम में लेकर आई तो उसने देखा तीनों लड़के किचन में बिजी थे। उनकी बातचीत के बीच उन्हें डिस्टर्ब करने वो नहीं गई, बल्कि वो उन फूलों को देखने लगी जो आरव ने उसे गाड़ी में बैठते टाइम दिए थे और अपना वास और सीजर लेकर उनकी कटिंग करना शुरू कर दिया। उसके मूवमेंट्स बहुत स्विफ्ट थे, देख के लग नहीं रहा था ये उसका पहली बार होगा। कुछ देर में ही उस वास के अंदर खिलते हुए गुलाब एकदम प्रॉपर्ली ट्रिम्ड हो गए। वो नीचे गिरे हुए पत्तियों और डालियों को साफ करने ही वाली थी जब अचानक से उसके कानों में अपने पति की सॉफ्ट और जेंटल आवाज पड़ी, ये सब काम करना बंद करिए वाइफी, बस थोड़ा थोड़ा सा साफ कर दो और चलो खाना बन गया है, हम प्लेट सजा लेते हैं। उसने पीछे मुड़ के देखा कि आरव ऑलरेडी अपने हाथ में 2 बर्तन लिए किचन से बाहर आ रहा था और रजत टेबल पर वाइन की बोतल खोल रहा था। ठीक है, वो जल्दी से खड़ी हुई और जितनी भी गंदगी नीचे हो गई थी उसको साफ करके साइड में रखे डस्टबिन में डाला और वास को अच्छे से साफ करके चली गई। जब वो आरव के पास पहुंची तो उसने बहुत धीरे से किचन की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हम खा ले? मैंने देखा आप तीनों बहुत खुशी खुशी बातें कर रहे थे तो डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हो रही है कि आपके साथ साथ इन दोनों को भी खाना बनाना आता है। जब हम आर्मी में थे तब समीर ने एक बार बहुत बड़ी गलती करी थी, तो उसके दादाजी ने कम से कम 6 महीने के लिए उसकी कुकिंग क्लास लगवा दी थी। वो हर दिन खाना बनाता था। उस टाइम पर हम भी उसके घर रात को खाना खाने के लिए भाग जाया करते थे। तभी उसने सीखा और हमने भी सीख लिया। आरव ने उसे एक्सप्लेन किया और फिर वापस किचन की तरफ चला गया। थोड़ी देर में पूरा टेबल सज चुका था।
पांचों उस टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए थे। दोनों पति पत्नी के सामने राज और समीर बैठे थे। वहीं अभी रजत खड़ा होकर सबके ग्लास में वाइन डाल रहा था। राज और समीर की नज़र तो अपने सामने बैठे नए जोड़े पे ही थी। वो अपनी नज़रों से ही दोनों का एग्जामिनेशन ले रहे थे कि जैसा बोला जा रहा है वैसा है या नहीं। पर एक नज़र में कोई भी देखकर बता सकता था उन दोनों के बीच में कुछ अलग केमिस्ट्री है। वो दोनों बातें नहीं करते थे तो भी देखने में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते थे। ऐसा लगता था दोनों मेड फॉर ईच अदर है। ज्यादा एक दूसरे के सामने अपनी भावनाओं का वो जिक्र नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें एक दूसरे का सब बयां कर रही थी। इनफैक्ट अभी उन दोनों को अपने सामने बैठा हुआ देख राज और समीर को यही लग रहा था कि इनकी शादी अभी अभी नहीं बल्कि जैसे कितने सालों की हो गई हो। उनकी अंडरस्टैंडिंग एक मैच्योर कपल जैसे लग रही थी। आरव ने रजत के हाथों से वाइन की बोतल ली और जानवी जो इस टाइम अपना सर नीचे करके बैठी थी उसने तुरंत अपना सर आरव की तरफ किया। उसने एक तौलिया लिया और आरव को दिया ताकि वो अपने हाथों को पोंछ सके। फिर उसने कहा, इस बोतल में वाइन है जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दे रहा हूं। ओके। जानवी का मन तो पीने का था, लेकिन जब उसने सबके सामने इतनी पॉलिटली बोला तो उसने उसे शर्मिंदा न करते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। ओके, ठीक है। समीर चुपचाप मैरिड कपल को ऑब्जर्व कर रहा था और फिर फाइनली उसने एक लंबी सी सांस ली और कुछ अनाउंसिंग टोन में कहा, देखो तुम दोनों, अब जब सब चीज हो ही गई है तो मैं और राज तो तुमसे कुछ भी नहीं बोलने वाले। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोल सकते हैं। क्योंकि हम दोनों तेरे भाई हैं तो हम तुझे तेरी मैरिड लाइफ के लिए बस सिंसियरली विश कर सकते हैं। तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे और अगले साल तक तुम हमें एक भतीजा या भतीजी दे दो। दो भी चलेंगे एक साथ, ताकि हम भी थोड़ा सा उनके साथ खेले और तुमसे इंस्पायर हो जाए। ये बोलते बोलते उसकी नज़र पड़ी जानवी के ऊपर और फिर उसने अपनी आवाज में थोड़ी सॉफ्टनेस लाते हुए कहा, भाभी, आई थिंक मुझे तुम्हें जानवी नाम से बुलाना चाहिए। तुम्हें भाभी बोलना बहुत वियर्ड लग रहा है। आरव हम तीनों में से दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन शायद हम तीनों में से सबसे ज्यादा जिसे प्यार की कमी हुई है वो यही है। अब क्योंकि तुमने इससे शादी करी है तो इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये बहुत शांत रहता है, कभी कभी सारी बातें मन में छुपा के रखता है। हमें भी नहीं पता चलता इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे अगर तुम इसके साथ रही तो तुम लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगी। इसके साथ लाइफ बिताना मतलब सारी खुशियां तुम्हारी झोली में लाकर रख देने के बराबर है। इस बात में मैं समीर से एग्री करता हूँ। जानवी भाभी, आज से हमने अपना आरव आपको दिया। आप ध्यान रखना, इसका उतना ख्याल रखना, उतना ही प्यार देना। हम दोनों दोस्तों की तरफ से आप दोनों को अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। सो इसी बात पर ये ड्रिंक। उन सब की बातें सुनकर जानवी ने भी चुपचाप अपनी नजर आरव की तरफ करी और फिर हंसते हुए हाँ में सर हिलाया और उसने भी उनके साथ अपनी गिलास को उठाकर टोस्ट किया। थैंक यू ऑल। तुरंत सब ने अपने अपने ग्लासेज को एक दूसरे से टकराया और एक मधुर सी आवाज उस पूरे हॉल में गूंज गई। अच्छा, न्यू ईयर पर वानी वापस आ रही है या नहीं? उसने मुझे पिछले महीने फोन करके कहा था कि उसे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। अभी तक वो यहाँ आए भी नहीं है और उसे पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, बट उससे मुझे अंदाजा लग गया था वो वापस आने वाली है। समीर ने अपनी ग्लास में ड्रिंक डालते हुए आरव से पूछा। इस पर आरव ने जवाब देते हुए कहा, वो न्यू ईयर के बाद ही आएगी, उससे पहले नहीं आने वाली। घर पर दादाजी और दादी वैसे ही परेशान रहते हैं कि वो इतने टाइम से अकेले बाहर रह रही है, अब उसे घर आ जाना चाहिए, पता नहीं क्या क्या। वो थोड़ी देर के लिए रुका और फिर आगे बोला, जब हम यहाँ पर अपना एंटरटेनमेंट सिटी पूरा सेटअप कर लेंगे, वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, उसके बाद में ये वानी को ही दे दूंगा, वो संभाल लेगी आराम से इसे। ये लड़की बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। बाहर इतने सालों में रहकर एक नया बिजनेस जो अभी शुरू ही हुआ है वो क्या तू वानी के हाथों में तुरंत दे सकता है? तुझे टेंशन नहीं है कि बिजनेस सर्कल में उसका लोग फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे? लोग बिल्कुल ट्राई करेंगे कि उसका लॉस हो। राज ने वाइन का ग्लास उठाया और उसका सिप लेते लेते आरव को थोड़ा छेड़ने के लिए कहा। उसकी शक्ल और अक्ल देखकर लगता है वो बिजनेस में लॉस खा सकती है। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो दूसरों का एडवांटेज ले ले, पर उसका कोई नहीं ले पाएगा इतनी जल्दी। इस बात पर समीर नाराज होते हुए राज की तरफ देखता है और फिर अचानक से हंसता है। उसने देखा कि कैसे आरव एकदम शांत बैठ गया है और जानवी बिल्कुल कंफ्यूज्ड। तब उसने उसे टॉपिक को साइड में कर दिया। वो आगे उस टॉपिक पर बात नहीं बढ़ाना चाहता था। जानवी को भी लगा अचानक से टॉपिक निकलने के बाद एटमॉस्फेयर थोड़ा सा अजीब हो गया है। वो ये बात आरव से पूछना चाहती थी तो उसने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो इस टाइम अपना सर नीचे करके ड्रिंक करने में बिजी था। सब एक पल को शांत हो गए। वही जानवी की आंखों में कंफ्यूजन देखकर आरव ने उसके कानों में धीरे से एक्सप्लेन करते हुए कहा,
वानी हम सब लोगों के साथ ही बड़ी हुई है। इतने सालों से वो बाहर रह रही है। वो तुमसे भी कुछ साल छोटी है, लेकिन फ्रांस में हमारे जो एंटरटेनमेंट नाइट क्लब्स की ब्रांच है उसे वो बहुत अच्छे से मैनेज करती है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस डीजे भी है। बहुत नटखट है और ऐसी बच्ची है जिसके साथ सब बहुत इजीली मिक्सअप हो सकते हैं। तुम्हारी जितनी ही डम्ब है, थोड़ी पागल है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी लड़कों जैसी है, इसीलिए बात करने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। उसकी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद जानवी की आईब्रोज थोड़ी सी रिलैक्स हो गई। वो सोच रही थी, वानी एंटरटेनमेंट नाइट क्लब, फीमेल डीजे, बहुत डिफरेंट आइडेंटिटी थी उसकी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसने ऐसा फील किया कि जैसे ही वहां पर वानी के बारे में सबने डिस्कशन शुरू किया तो एटमॉस्फेयर थोड़ा सा अजीब हो गया। लेकिन फिर भी अपने उस लीजेंडरी नंद से मिलने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। कल और उससे एक दिन पहले भी जब सुरेखा जी ने उसे घर से फोन किया था, तब जानवी ने सुना था कि कैसे वो अपने पति से कंप्लेंट कर रही थी कि वानी इस बार भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए उनके पास नहीं आ रही है, और आ भी रही है तो न्यू ईयर के बाद। अब जब उसने इन तीनों को भी इस बारे में डिस्कशन करते हुए देख लिया तो वो उससे मिलने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस थी। डिनर के बाद समीर और राज दोनों सीधा लिविंग रूम में चले गए। वो वहां पर गए और अपना अपना खाना डाइजेस्ट करने के लिए ब्लैक टी का वेट करने लगे और कार्ड एक टेबल पर सजा दिए। जब भी वो सारे एक साथ इकट्ठा होते थे तो उनके पास बहुत सारी ऐसी गेम्स होती थी जो खेलने का उनका बहुत मन करता था। वैसे यूजुअली अगर वो दिन में मिलते थे तो वो गोल्फ खेलने जाते थे, कभी घुड़सवारी भी करते थे, सिंपल चाय पीते थे, कार्ड खेलते थे या फिर क्लब में जाकर वहां पर टाइम पास करते थे। ऐसी बहुत सारी उनके पास छोटी छोटी चीजें थी जो वो साथ मिलकर करना पसंद करते थे। पहले तो जानवी ने सोचा क्योंकि खाना आरव और उसके तीनों दोस्तों ने बनाया है तो वो अब सारे बर्तन अच्छे से साफ करके पूरा डाइनिंग एरिया क्लियर कर देगी, लेकिन जैसे ही उसने पहला बोल उठाया तो आरव, जो इस टाइम किचन में ब्लैक टी बनाने के लिए गया था, वो वापस आ गया और उसने कहा, ये मैं करता हूँ, तुम जाकर उनके साथ खेल लो। जानवी ने देखा कि चाय रखने के बाद वो उसके साथ मिलकर सामान ठीक करने लगा तो जानवी ने उसे रोकते हुए कहा, अगर आप सब कुछ अकेले करेंगे तो ये काम आधी रात तक खत्म नहीं होगा। आरव ने उसे इग्नोर किया और जल्दी जल्दी चीजें वहां से साफ करने लगा। वो वहां से सारे बर्तन किचन में लेकर आया। उसे इस तरह से खुद को इग्नोर करता हुआ देख जानवी भी उसके पीछे पीछे किचन में चली गई। आरव ने ऑलरेडी बिना कुछ बोले चुपचाप बर्तन धोना शुरू भी कर दिया था। अभी डिनर करते टाइम उसने काफी ज्यादा पी ली थी तो उसका हैंडसम सा चेहरा अभी पीने के बाद हल्की हल्की लाली में और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे आरव ब्लश कर रहा है। जानवी उसका थोड़े करीब आए तो आरव की एक यूनिक स्मेल के साथ साथ उसके शरीर पर उसे अल्कोहल की भी हल्की हल्की स्मेल आ रही थी। राज और समीर ने शादी की बात ना बताने का बदला लेने के लिए उससे काफी ज्यादा ड्रिंक करवाई थी। वो आरव के पीछे खड़ी हुई और उसे यूं ही बर्तन धोते हुए देखने लगी। फिर एक ग्लास में पानी डालकर उसके हाथों में देते हुए कहा, आप ऊपर जाकर शावर ले लीजिए, ये मैं कर लूंगी। आरव ने उसको साइड से देखा और फिर गिलास उठकर पानी पीते हुए अपनी डीप आवाज में कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, वैसे भी हमारे पास टाइम है। आज रात को आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम सब ने काफी ज्यादा पी ली है तो अगर हम वापस ड्राइव करके जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो बाद में आपको ही ड्राइव करना पड़ेगा। हम दोनों मिलकर इन्हें घर छोड़ देंगे। ओके। जानवी ने उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया और आरव को थोड़ा साइड करते हुए सिंक में रखे बर्तन जो उसने साबुन लगा के रखे थे उनको चुपचाप धोने लगी। थोड़ी देर के बाद जैसे उसे अचानक से कुछ याद आया हो, उसने आरव का आवाज लगाए, मिस्टर ओबरॉय, हाँ क्या हुआ? उसने जवाब दिया, लेकिन उसके हाथ अभी भी अपने काम करने से रुके नहीं थे। कल दिन में मुझे नानू के घर पर एक बार वापस जाना है। परसों न्यू ईयर ईव है ना, तो हम शाम में चलेंगे। ओके, जानवी ने धीरे से कहा और उसकी तरफ ऐसी नजरों से देखा जिन नजरों में बहुत होप थी कि शायद आरव हाँ कह देगा। उसके नानू का घर यानी राठौर विला पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज्यादा ठंडा सा हो गया था। उसमें कुछ भी त्योहार होते तो लगता ही नहीं कि उस विला के अंदर अब जान भी बची है। जब भी नया साल आता तो उसके नानू सभी सर्वेंट को छुट्टी पर घर भेज देते थे तो घर और भी ज्यादा खाली हो जाता था। घर पर बस उसके नानू और उसकी माँ ही बचते थे। पहले तो वो भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए उनसे मिलने के लिए घर चली जाती थी, लेकिन इस बार उसकी शादी हो गई थी तो प्रायोरिटी चेंज होना तो जरूरी था। नानू अब बुजुर्ग हो गए हैं। हर साल मैं उनके पास राठौर विला चली जाती थी उनके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। वैसे कुछ खास तो सेलिब्रेट नहीं करते थे, बस साथ में बैठकर बातें कर लेते थे, कुछ देख लेते थे। आई होप वो हर न्यू ईयर थोड़ी एक्स्ट्रा खुशी के साथ बिता पाए। एक्चुअली वो ऐसे इंसान है ना जिनको अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा प्यारी है।
नानी हमें छोड़कर बहुत जल्दी चली गई तो तब से वो बहुत अकेले हो गए। जब माँ घर पर नहीं होती है तो उनका घर जाने का मन नहीं करता। उनको वो घर घर लगता ही नहीं क्योंकि वो उसमें अकेले नहीं रह पाते। जब भी ऐसा होता है तो वो ऑफिस में रहकर ओवर टाइम करते हैं पर घर नहीं जाते। ये बातें बोलते बोलते जाह्नवी अचानक से रुकी और फिर आगे बोली, लेकिन जब भी मैं घर वापस जाती हूँ तो अपनी सबसे तेज स्पीड से वो ऑफिस से घर आ जाते थे। क्योंकि अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं सोच रही थी उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करूं, उनको भी इतना अकेला नहीं लगना चाहिए ना। इस टाइम पर उसे एक ब्याही बेटी वाली फील आ रही थी जो अपने मायके सिर्फ मेहमान बनकर ही जाते हैं। इनफैक्ट उस दिन माधुरी जी के कॉल के बाद से ही उसे थोड़ी थोड़ी चिंता होने लगी थी, लेकिन अपनी माँ को कंसोल करना उसे नहीं आता था। वो उस दिन के बाद से बार बार वही सारी चीज सोच रही थी और उसने सोच लिया कि अगले दिन राठौर विला जरूर जाएगी और उसके अगले दिन ओबरॉय रेजिडेंस यानी अपने ससुराल जाकर न्यू ईयर से एक दिन पहले सबके साथ डिनर करेगी। तुम्हें न्यू ईयर के लिए सबके लिए गिफ्ट खरीदना था, वो हो चुका है। कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, फिर कल रात के बाद मैं तुरंत ओबरॉय रेजिडेंस आ जाऊंगा। आरव ने इतनी सॉफ्ट वॉइस में बोला जैसे वो किसी बच्चे को ये बात बता रहा हो। अब तुम खुश हो अंदर से? कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि इतने टाइम हो गया हमारी शादी को तो तुम अब अपने घर को मिस कर रही हो? क्या मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मैं अपने घर को मिस कर रही हूँ? जाह्नवी ने उसे एक इरिटेटेड लुक देते हुए कहा। उसे नहीं लगा था आरव इतनी स्वीटली और काइंड बातें भी बोल सकता है। तो उसकी बातों पर आरव बिना कुछ कहे बस हंस दिया। दोनों पति पत्नी अपना किचन में काम खत्म करके सारी सफाई करके बाहर आ गए। उस टाइम समीर और बाकी दोनों आपस में लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें गेम में लड़ने में बहुत मजा आता था। इस टाइम वो अपने सामने लूडो खोलकर बैठे हुए थे और उन्हें लूडो खेलने में तभी मजा आता था जब उनके पास 4 प्लेयर हो। 4 प्लेयर नहीं थे तो सोचा कि जब तक खेल लेते हैं लेकिन लड़ भी लेते हैं। जब उन्होंने देखा कि आरव अब बाहर आ गया है तो समीर ने तुरंत कहा, अब जल्दी से आ, अब हम कार्ड खेलने जा रहे हैं। हमने तेरा कितनी देर तक वेट किया तुझे पता है? आरव ने टॉवल लिया जो जाह्नवी ने उसे दिया और अपने हाथों को पोंछते हुए उनके पास आया। समीर ने तो बाकी के कार्ड को शफल करना शुरू भी कर दिया था। उस पर जाह्नवी ने कहा, मैं आप लोगों के लिए नींबू पानी बना देती हूं ताकि आप लोग थोड़ा सोबर हो जाओ।